जैन दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, यदि आप भी संस्कृत का पेपर देने वाले हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना जो संस्कृत में कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ तैयार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संस्कृत थोड़ा सा अलग विषय माना जाता है और इसमें खासकर बच्चों को संस्कृत का शब्द पढ़ने ही नहीं आता है तो तैयार क्या करेंगे। तो बहुत बच्चों का टेंशन यही होता है कि सर अभी तक हमने संस्कृत में कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या हम संस्कृत में फेल हो जाएंगे क्या, या कोई ट्रिक है क्या जिससे हम संस्कृत में पास हो सके बिना पढ़े बिना याद किए। तो आपने भैया सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संस्कृत में पास होने का ट्रिक। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो बस ये ट्रिक लगा देना भैया, आज की वीडियो में जो बता रहा हूं। बस आज की वीडियो में पूरा देख लेते हैं आप, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं भैया कि बिना याद किए बिना पढ़े आप बिल्कुल बढ़िया नंबर से पास होंगे। ठीक है ना। देखिए, मेरे पास पेपर भी है और मेरे पास कॉपी भी है। मैं स्वयं उस ट्रिक को अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूं कि आपको अपने पेपर में जाकर अपना पेपर कैसे ट्रिक के माध्यम से हल करना है, बिना याद किए और बिना तैयार किए। ठीक है ना। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचती जाए। क्योंकि भैया मैं ये संस्कृत के ऊपर ही नहीं, इसके ऊपर मैं विज्ञान के ऊपर, सामाजिक विज्ञान के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, ऑल विषय के ऊपर मैं ये वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और दोस्तों को बता दीजिए, ले भाई नहीं पढ़ा है ना तो ये वीडियो देख ले। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात बताना है आपको कि आपका संस्कृत का पेपर टोटल 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 70 नंबर का। इसमें पास होने के लिए आपको 23 नंबर लाना होता है। कितना नंबर? 23 नंबर लाना होता है। तो आज हम बताएंगे कि आपको 70 में 23 नंबर कैसे लाना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 100 नंबर का पेपर होता है, कुछ कहेंगे 80 नंबर का पेपर होता है। तो मैं ये खासकर यूपी बोर्ड वालों के लिए बता रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं उनके लिए बता रहा हूं कि वो 70 नंबर का पेपर देंगे तो 23 नंबर लाना होगा। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग नंबर का होता है। ठीक है ना। बिहार में अलग, राजस्थान में अलग, सब में अलग अलग होता है। कहीं कहीं तो 80 नंबर का होता है। तो अगर 80 नंबर का है भैया तो आपको 26 नंबर लाना है। अगर आपके पेपर पर 100 नंबर का है तो आपको 33 नंबर लाना है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नंबरिंग होते हैं। तो मैं यहां पर यूपी बोर्ड का बता रहा था। अब आप कहोगे सर क्या ये यूपी बोर्ड के लिए है? नहीं भाई, ये ऑल बोर्ड के लिए, लेकिन खासकर ये यूपी बोर्ड के लिए मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पेपर है ये मैंने यूपी बोर्ड का लिया है, कॉपी भी यूपी बोर्ड का है। अब आपको सर हम लोग बिहार बोर्ड का हम छोड़ दें? नहीं, छोड़ना नहीं है भैया, क्योंकि यही ट्रिक आपके भी काम आएगा। ठीक है ना। चलिए, अब इसको वीडियो शुरू करने से पहले भी आपको मेन बात बता दी मैंने। अब वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, आपको सबसे पहले तो यह जानना होगा कि आखिर नंबर मिलता कैसे है पेपर में। देखिए, यदि आप ऐसे सादा पेज छोड़ के आ जाएंगे, 1 मिनट में बता देता हूं। अगर मान जब ऐसा सादा पेज आप छोड़ के आ जा रहे हो तो क्या टीचर इस पर क्या नंबर देगा भाई? क्या ऐसे ही सही कर देगा क्या? नहीं ना, वो ऐसे ब्लैंक कर देगा और कुछ नंबर नहीं देगा। लेकिन अगर आप यहां पर कुछ ना कुछ लिखकर आते हो तो ये बोर्ड का नियम है। ये बोर्ड का नियम है कि यदि आप कुछ ना कुछ लिख कर आते हो तो टीचर को भी कुछ ना कुछ नंबर देना पड़ेगा। ये बोर्ड का नियम है। तो इस बोर्ड के नियम का हमें लाभ उठाना चाहिए ना, और हमें कुछ ना कुछ लिख कर नहीं, हमें बेहतरीन लिख कर आना चाहिए, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से, जो कि अभी मैं बताने वाला हूं। चलिए, तो इस पेपर को ओपन करते हैं और ये पेपर 2022 का है। अब ये मत सोचिए सर ये तो हम 2025 2026 में पेपर दे रहे हैं तो हम 2022 के पेपर, अरे भैया इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है ना। अब देखो, गद्यांश पूछा है, ठीक है, आपके पेपर में गद्यांश नहीं आएगा क्या? आएगा ना। आगे देखो, सब कुछ दिखाता हूं भैया, टेंशन काहे ले लेते हो। पाठ का सारांश पूछा है, क्या आपके पेपर में पाठ का सारांश नहीं आएगा क्या? श्लोक पूछा है, क्या आपके पेपर में श्लोक नहीं आएगा क्या? सुक्ति पूछा है, क्या आपके पेपर में सुक्ति नहीं आएगा क्या? अरे भैया, जो इसमें दिया है सब आपके पेपर में आएगा, अब बस यही चीज आएगा। ठीक है ना। पात्र का चरित्र चित्रण दिया है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा क्या? निबंध इधर दिया है, देखो इधर निबंध दिया है, संस्कृत वाक्यों में, ये सॉरी निबंध नहीं है, इधर निबंध है। इधर देखो ये निबंध दिया है, क्या तुम्हारे पेपर में निबंध नहीं आएगा क्या? अरे भैया सेम वही चीज है, बस ये मत टेंशन लो कि 2022 का है सर क्या, इसी पर तो हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। और ये जो ट्रिक है भैया, ये किसी भी क्लास के लिए, किसी भी विषय, मतलब संस्कृत के किसी भी बोर्ड के लिए। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे गद्यांश के ऊपर कि गद्यांश को ट्रिक से कैसे हल करना है। मान लीजिए आपने जो गद्यांश तैयार करके गया वो गद्यांश नहीं आया, उसकी जगह पर दूसरा गद्यांश आ गया, तो आप उसे कैसे हल करेंगे जिससे खाली पेज छूटे ना और आपको पूरा का पूरा नंबर या कुछ ना कुछ नंबर मिले, जिससे आप बेहतरीन नंबर ला सके। ठीक है ना। देखिए, आपके पेपर में अभी के टाइम में 20 MCQ पूछा जा रहा है और
20 नंबर का एमसीक्यू और 50 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप कहोगे सर एमसीक्यू का ट्रिक नहीं बताओगे, तो बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। पहले हम 50 नंबर तो क्लियर कर ले। 20 नंबर बढ़ा कि 50 नंबर बढ़ा, तो 50 नंबर बढ़ा, तो 50 नंबर में क्लियर कर ले। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए दिया है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। दो गद्यांश देगा, क और यहां पर देखिए ख। इस दोनों में से कोई एक गद्यांश का आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। अब आप कहोगे सर हम तो पढ़े नहीं है, हम कैसे करेंगे। और ये आपके पेपर में 7 नंबर का आएगा, 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का अनुवाद। तो कैसे करना है वो थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो जो आप प्रश्न कर रहे हो उसे हेडिंग डाल दो प्रश्नोत्तर संख्या 1, दोनों तरफ स्टार बना दो। ऐसे ये वाला स्टार आपको नहीं बनाना है, नहीं तो भैया आपको पेपर जांच नहीं होगा। ये वाला स्टार नहीं बनाना है, यही वाला स्टार बना के और नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। अब इसे मान जाओ ये वाला गद्यांश हम हल कर रहे हैं, तो इस गद्यांश का शुरुआती का पहला शब्द यहां पर लिखो कदाचित, ब्लैक पेन से। जैसे मैंने जिस कलर से यूज किया वैसे ही आपको पेपर में डायरेक्ट लिखना है कदाचित, और बीच में डॉट डॉट करके इस गद्यांश का जो लास्ट वाला शब्द है, लास्ट वाला क्या शब्द है, भवती, दृश्यते, तो दृश्यते, ऐसे लास्ट वाला। इससे क्या होगा कि टीचर को पता चल जाएगा कि आपने ये वाला गद्यांश हल किया है कि ये वाला गद्यांश हल किया है। समझे मेरी बात को। तो ये करके आना है। अब संदर्भ और अनुवाद करना है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। संदर्भ हेडिंग डाल लीजिए और यहां से यहां तक याद कर लीजिए। कोई भी गद्यांश आए आपको यही संदर्भ लिखना है, कोई भी गद्यांश आ जाए टेंशन नहीं लेना। देखो क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी, यहां पर हिंदी गलती से लिखा गया, यहां पर संस्कृत कर लीजिएगा क्योंकि संस्कृत का, ठीक। प्रस्तुत गद्यांश हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक के संस्कृत गद्य खंड में संकलित नामक पाठ से लिया गया है। अब आप कहोगे सर संदर्भ में इसका पाठ तो लिखना होता है ना कि ये गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है। तो भैया अगर आपको कोई पाठ का नाम याद है तो आप यहां पर लिख दो, अगर नहीं याद है तब क्या करोगे, तब क्या करोगे मेरे भाई, तब आपको टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। यहां पर आपको कुछ ना कुछ लिख देना, जैसे नैतिक मूल्यानि लिख दो, नैतिक मूल्यानि, ये वाला लिख दो नाम नैतिक मूल्यानि, क्योंकि ये भी आपके चैप्टर का नाम है। अब आप कहोगे सर अगर मान जाओ ये गद्यांश नैतिक मूल्यानि से ना लिया गया होगा किसी और से तो ये गलत हो जाएगा। हाँ भैया गलत होगा, लेकिन टीचर कभी भी गलत नहीं मारेगा, उसको इसको सही मारना होगा और इसका 2 का 2 नंबर देना ही होगा, क्योंकि भैया ये यहां से यहां तक पढ़ेगा और उतना में ही वो खुश हो जाएगा कि चलो बच्चों ने कोशिश तो की है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक के संस्कृत गद्य खंड में संकलित नैतिक मूल्यानि नामक पाठ से लिया गया है, इतना आपको लिख देना है। ठीक है ना। चलिए संदर्भ का काम हो जाएगा, कोई भी गद्यांश आए आपको यही संदर्भ लिखना है। अब बात करें अनुवाद। अब आपको किस तरह में संस्कृत पढ़ने आता नहीं है तो हम अनुवाद करेंगे कैसे, तो यहां पर आपको अनुवाद हेडिंग डाल देना है। और आपको अगर हिंदी में अनुवाद करने नहीं आ रहा है तो भैया पूरा का पूरा गद्यांश ही उतार दो, खाली छोड़ने से बेहतर है ना। सोचो खाली छोड़ोगे तो ऐसे करके छोड़ देगा और कुछ ना कुछ लिखोगे तो कुछ ना कुछ नंबर देगा। तो ऐसे कर करके हम क्या कर सकते हैं, नंबर पा सकते हैं। ठीक है ना। पेपर में जाओगे खाली बैठ के आओगे तो फायदा नहीं है, कुछ ना कुछ करके आओगे तो गारंटी के साथ पास होगे, और ये ट्रिक तो 100% पास कराएगी। ठीक है ना। चलिए तो मान लीजिए आपको अनुवाद करने नहीं आता है तो आप यहां से पूरा गद्यांश उठाइए और जहां तक गद्यांश है वहां तक क्या कर दीजिए, यहां पर लिख डालिए। मैंने यहीं तक लिखा है, रूढ़ी तक, देखो यहीं तक लिखा है, इसके आगे आप यहां पर लिख देना क्योंकि टाइम बर्बाद होता है इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है ना। तो आप ऐसा लिख देना। और मानता हूं कि ये गलत है, 5 नंबर का है तो भैया इसमें 4 नंबर 3 नंबर जरूर आपको मिलेगा। हाँ 1-2 नंबर कटेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं कटेगा, लेकिन नंबर मिलेगा भी। जहां नंबर ना मिलना चाहिए, 0 नंबर मिलना चाहिए, वहां पर आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। तो ऐसे नंबर पा के हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, हम बढ़िया नंबर पा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो अब आप गद्यांश कर लीजिएगा, हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पाठ का सारांश। 3 कवि का नाम दिया जाता है। अब तीनों में से किसी एक कवि के ऊपर आपको क्या लिखना होता है, सारांश लिखना होता है। चलिए अब हम बताते हैं कैसे लिखना है। हेडिंग डाल लीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब जिसका आप पाठ का सारांश लिख रहे हैं, जिस पाठ का, उस पाठ का यहां पर आप नाम लिख दीजिएगा और फिर यहां पर हेडिंग डाल दीजिएगा पाठ का सारांश। और ये पूरा याद कर लीजिए, भले यहां पर कोई भी हेडिंग डालिए उसे मतलब ना है, रविंद्रनाथ टैगोर का डाल दीजिए, कवि कुलगुरु कालिदास का डाल दीजिए, लोकमान्य तिलक का डाल दीजिए, मदन मोहन मालवीय का डाल दीजिए, कोई भी यहां पर डालिए। और आपको पाठ का सारांश यही लिखना है, क्योंकि मैंने इस ढंग से इसको लिखा है कि किसी का भी पाठ का सारांश बन सकता है। कैसे, चलिए मैं पढ़ के बताता हूं। यह एक महान और दयालु कवि माने जाते हैं।
इनके रचनाएं भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इनकी रचना में संस्कृति और भक्ति भाव झलकता है। इन्हें प्राकृतिक से बहुत लगाव था तथा इनके बहुत से कार्य को प्रशंसा व्यक्त किया जाता है। यह ऐसे कवि हैं जिनके अंदर भक्ति भरी पड़ी है। अब बताओ भैया, ये सभी कवियों के अंदर होता ही है, तो आप इतना लिख दोगे और इसी को आप कहोगे सर इतना लिखने से नंबर थोड़े मिलेगा, कम से कम पाठ का सारांश एक पेज तो कम से कम लिखना पड़ता है। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर दो, यहां तक लिखे ना, अब यहां से फिर चालू करो, यहां से यही लिखना, कम से कम इसी को 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, 1-1.5 पेज बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, टीचर आपको कुछ ना कुछ, अगर 5 नंबर का है तो भैया 4 नंबर 3 नंबर जरूर देगा, 3 से तो कम नंबर नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना। अब यहां पर हेडिंग आप जिसका जो भी आपके पेपर में ऑप्शन आए उसमें से कोई एक ऑप्शन चुनना और यहां पर लिख देना। जैसे यहां पर 3 ऑप्शन आए हैं तो मैं एक ऑप्शन चुन दे रहा हूं, लोकमान्य तिलक लिख दे रहा हूं, लोकमान्य तिलक। आप इसकी जगह पर कुछ भी लिख सकते थे, यहां पर आप विश्व कवि रविंद्र भी लिख सकते थे, दीनबंधु ज्योतिबा फूले भी लिख सकते थे, ये आपके ऊपर मैटर करता है। ठीक है ना। चलिए, तो आपको मैंने 2 चीज का ट्रिक बता दिया, एक गद्यांश का और एक पाठ के सारांश का। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम जानेंगे श्लोक करने का ट्रिक। श्लोक जो आपके पेपर में श्लोक आता है जिसे आप पद्यांश बोलते हैं, उसे कैसे करना है उसे भी देख लीजिए। चलिए, तो ध्यान दीजिए, आपके पेपर में कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। इसमें से 2 श्लोक देंगे, किसी एक श्लोक का आपको उसका संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में क्या करना होगा, व्याख्या करना होगा। सेम टू सेम गद्यांश का ही जैसा है, देखो कैसे करना है। जैसे मान जो कौन सा क्वेश्चन है 3, तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालनी है। इन दोनों में से कौन सा हल करना है, जो हल करना है उसका शुरुआती का पहला शब्द यहां पर लिख लो ततो, फिर बीच में डॉट डॉट, फिर उस गद्यांश उस पद्यांश का लास्ट वाला शब्द विलोकियताम, ये यहां पर लिख दो। ठीक, इससे टीचर को पता चल जाएगा कि दोनों में से आप किस पद्यांश को, किस श्लोक को आपने हल किया है। अब बोल रहा है क्या, संदर्भ और हिंदी में व्याख्या करना है, तो यहां पर संदर्भ हेडिंग डाल दो और संदर्भ में लिखो कि प्रस्तुत श्लोक हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक के पद खंड में संकलित नामक पाठ से लिया गया है। ये कोई भी श्लोक आ जाए आपको यही संदर्भ लिखना है। ठीक है ना। अब पाठ की जगह पर आप किसी पाठ का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि नाम याद कर लो, लक्ष्य वेद परीक्षा, ये वाला याद कर लो चैप्टर का नाम। अब कहोगे सर ये अगर मानिए लक्ष्य वेद परीक्षा से ना लिया होगा तो गलत हो जाएगा ना, गलत तो होगा लेकिन आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है ना, इतना आपको करके आना है। ठीक है ना। चलिए, अब इसको हिंदी में व्याख्या कैसे करना है वो ध्यान लीजिए। अब आपको अगर हिंदी में व्याख्या नहीं करने आना है तो वही वाला काम अपनाना है, यहाँ पे हेडिंग डाल देना है हिंदी में व्याख्या, और इसी श्लोक को आपको यहाँ पर बार बार क्या कर देना है, कम से कम आधा पेज तक उतार देना है, क्योंकि 2 लाइन का है। 2 लाइन यहाँ पर लिखोगे हिंदी में व्याख्या में तो टीचर समझेगा कि आपने व्याख्या नहीं किया, तो इसी को कॉपी पेस्ट करके 4-5 बार लिख देना, जिससे बड़ा भी हो जाएगा, पेज पूरा भर भी जाएगा, और टीचर आपको अगर 5 नंबर का है तो 4 नंबर 3 नंबर तो जरूर दे के जाएगा। ये काम आपको करके आना। ठीक है ना। अब उसी प्रकार सुक्ति आपके पेपर में आता है, तो सुक्ति भी सेम इसी के जैसा होगा, ये भी संदर्भ लिखने के लिए आता है, हिंदी में व्याख्या करने के लिए आता है। तो संदर्भ तो ऐसे ही लिखाएगा और व्याख्या भी ऐसे लिखाएगा। बस यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक के जगह पर यहाँ पर सुक्ति कर देना, यहाँ पर श्लोक की जगह पर सुक्ति कर देना, बस आपका काम हो जाएगा। यही काम करना है। आगे देख लीजिए, आगे से फिर से एक श्लोक आता है तो वो भी इसी प्रकार होगा। तो देख लीजिए, संस्कृत बहुत कॉमन चीज है, इसमें अधिकांश क्वेश्चन, अधिकांश गद्यांश पद्यांश आपको एक ही ट्रिक से होने के लिए और करने के लिए मिल जाएगा। तो ये काम करना है। चरित्र चित्रण की बात करें तो चरित्र चित्रण में आप महात्मा गांधी के बारे में जानते ही हैं, कोई भी इसमें से आएगा आप उसका बस हेडिंग डाल के महात्मा गांधी के बारे में लिख दीजिएगा, आपका चरित्र चित्रण का काम हो जाएगा। ठीक है ना। अब महात्मा गांधी के बारे में भैया सब कोई जानता है कि वो क्या किए थे, क्या थे, क्या नहीं थे, सब कोई जानता है, तो आप खुद कर सकते हैं। अब यहां से 7 नंबर क्वेश्चन से लेकर 7 नंबर से लेकर यहां पर 1 मिनट, 7 नंबर से लेकर 16 नंबर तक, 16 नंबर क्वेश्चन तक, यहां तक संस्कृत व्याकरण आता है। संस्कृत व्याकरण, और संस्कृत व्याकरण का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है पेपर में, अब इससे एमसीक्यू बनाया जा रहा है, तो हम बताएंगे एमसीक्यू के बारे में। ठीक है ना। तो अब डायरेक्ट अब हम 17 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 7 से 16 नंबर तक क्या आएगा भैया, आपका हिंदी संस्कृत व्याकरण आएगा, तो उसके बारे में अभी हम लास्ट में बात करेंगे। निबंध की बात कर ले तो निबंध आपके पेपर में 8 नंबर का आएगा, कम से कम आपको 8 लाइन लिखने के लिए बोला जाता है। तो आप ज्यादा नहीं, इंपोर्टेंट निबंध में बता देता हूं, विद्या तैयार कर लेना, परोपकार तैयार कर लेना, अपर्यावरणम तैयार कर लेना, सबसे आसान है। जैसे 8 लाइन इसका बता दूं, विद्या ज्ञान दे देती, विद्या धन दे देती,
विद्या विचार ददति। देखो इतना आसान आसान लाइन है, ठीक है ना। परोपकार शुभ कार्य अस्ति, ऐसे ऐसे आप खुद से बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, अगर थोड़ा बहुत भी संस्कृत का ज्ञान है ना तो आप लिख सकते हो, और नहीं है तो भैया पेपर देने से जाने से पहले सेंटर पर थोड़ा देर पहले पहुंच जाना, और फोन अगर मांग लेना, फोन अगर लेके जरूर जाना। फोन में से इन तीनों पर आप क्या कर लेना, एक बार यूट्यूब पर सर्च करके एक नजर देख लेना, और यही जाके पेपर में बना के अपने से लिख देना। ऐसे आपको निबंध करना है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आता है, 4 पदों को संस्कृत वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहां पर आपको 8, कम से कम 8 वाक्य दिया जाएगा, इसमें से किसी 4 वाक्य को आपको क्या करना होगा, संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना होगा। 8 शब्द दिया जाएगा, इसमें से किसी 4 शब्दों का संस्कृत में क्या करना होगा, आपको उपयोग करना होगा। तो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि वृक्षात है तो वृक्षात पर्यावरण सुरक्षित अस्ति, ये अपने से बना के करना होता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब बहुत कम चांस है ये पेपर में आने का, बहुत कम चांस है, तो इसको बारे में हटाई दीजिए। तो जितना भी था मैंने सारे क्वेश्चन का आपको ट्रिक बता दिया। अब लास्ट में बचा है क्या, एमसीक्यू। तो देखिए, मैंने कई वीडियो में बताया है कि एमसीक्यू का कोई ट्रिक नहीं होता है, एमसीक्यू का कोई ट्रिक नहीं होता है। एमसीक्यू खुद के लक पर किया जाता है। एमसीक्यू करने का मैं 3 तरीका इसे बता देता हूं, जिससे आपको कोई परेशानी ना होगी। पहला तरीका यह है कि अगल बगल में अगर आपके क्लास में चीट हो रही है तो आप चीट कर लो। अब आपको सर ये शोभा नहीं देता है, अब कहीं नहीं शोभा देता भैया, वहां पर सभी लोग रावण बने तो क्या आप राम बनने जाओगे? अगर 20 लोग रावण बने तो क्या एक राम फरिया लेगा? नहीं फरिया पाएगा, तो आपको भी उन्हीं लोगों के साथ मिलकर रावण बनना पड़ेगा। तो वहां पे आप अगल बगल चीट हो रहा है तो अगल बगल से आप देखकर इसे करने की कोशिश करो। अगर अगल बगल चीट नहीं है, वहां पर बहुत टाइट वहां पर व्यवस्था की गई है और चीट नहीं हो पा रहा है, आप एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा तरीका ये अपनाइए कि जो क्वेश्चन विषय एमसीक्यू पढ़िए और जिसका लग रहा है कि हाँ ये आंसर सही हो सकता है वो टिक लगा दो। और क्या रास्ता है? तीसरा बात कर ले, अगर ये भी आपको नहीं, ये पहला काम भी नहीं हो रहा है, दूसरा काम भी नहीं हो रहा है, तो तीसरा काम क्या करना है कि बी या डी नंबर ऑप्शन आपको सही करके आना है। बी लगा दो, डी लगा दो, टिक, किसी में बी लगा, पहला का बी टिक लगा दो, दूसरा का डी टिक लगा दो, तीसरा का बी लगा दो, ऐसे करके आना है। जिससे कुछ ना 20 में से कम भैया 5 भी तो सही होगा, और ऐसे छोड़ के आओगे तो 1 भी नंबर। तो सोचो अगर एमसीक्यू से 5 नंबर पा लेते हो, और भैया मैं तो पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन से गद्यांश, श्लोक, चरित्र चित्रण, ये सब से तुम आराम से 35 नंबर पा लोगे, और 40 नंबर भैया 70 में 40 नंबर कोई कम नंबर नहीं होता है। टोटल मिला के बात करें तो 100 में आपका 78-80 नंबर आ जाएगा ऐसे मिला के, क्योंकि 30 नंबर प्रैक्टिकल का जुड़ेगा उससे मिला के। समझे मेरी बातों को? तो इस तरह आपको अपने पेपर में करके आना है, यही ट्रिक अप्लाई करके आना है, और मेरी पूरी गारंटी है कि ट्रिक अप्लाई करके आओगे तो बढ़िया से बढ़िया तुम्हारा नंबर मिलेगा। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने के याद दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।